लेकिन अफसोस किस बात का हुआ कि जब आप इतनी अपनी जान को सांसत में डालकर इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, आज एक पटवारी को आपने रिश्वत लेते पकड़ना हो, आपको नानी याद आ जाएगी, क्योंकि वो खुद नहीं रिश्वत पकड़ेगा, उसने आगे एजेंट रखे हुए हैं। आप एजेंट को पकड़ेंगे, एजेंट से पटवारी, पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से तहसीलदार, कहाँ तक जाती है ये लाइन? ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं है, और वो जानते हैं इस बात को, बड़ी बारीकी से जानते हैं कि अगर आज चुनाव करवाए तो इनका मटिया मेट हो जाएगा, इनका दिखेगा कुछ नहीं किसी भी तरह का चुनाव। जब शाम को इनकी बात हुई तो उसने कहा, सत्यपाल तुम चुप रहो, ये मैं मलिक साहब का हवाले से बता रहा हूँ, सत्यपाल तुम चुप रहो। तो भाई उस आदमी ने तो पहले 2 जगह बोला, फिर आपने उसको जबरन चुप करा दिया, फिर इतना बड़ा आपने सियासी मफाद अपना हल किया जवानों की शहादत पर। आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, आए रोज़ हमारी जो निगाह है वो सियासी और समाजी कामों पे हो या तरक्की पे हो नज़र रहती है। आज की इस मुलाकात में मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जगदीप सिंह, जो सहाफ़त में एक लंबा अरसा गुजारा और फिर सियासत में आए। मज़ीद भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जगदीप जी बहुत शुक्रिया, टाइम दिया, खैर मकदम है आज के प्रोग्राम में। आपका भी और आपके तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं उनका भी। जगदीप जी, देखा जाए तो सहाफ़त से सियासत का जो रुख, क्या वजूहात रही? ख्वाजा साहब, मैं बड़े साफ शब्दों में बताना चाहूँगा, मेरी जाती राय में करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, वो इस मुल्क की सबसे बड़ी समस्या है। और आज से नहीं, बल्कि मैं कहूँ आज़ादी के पहला 1-2 दशक आप छोड़ दो, उसके बाद से ही। और ये जो करप्शन है ये हमारी रगों में इस तरह से शुमार हो चुकी है कि अब एक आम आदमी को भी इससे कोई ज़्यादा गुरेज नहीं होता। और यही वो कारण था, क्योंकि इस करप्शन के लिए आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा सरकारी अफसर और सरकारी मुलाजिमों को मैंने रेड हैंडेड रिश्वत लेते हुए धरा है, पकड़ा है। जो काम विजिलेंस का था, जो काम एंटी करप्शन ब्यूरो का था, वो मैंने और मेरी टीम ने किया। 24 बिलियन की वर्थ के स्कैम्स का हमने जो है गड़बड़ झाला निकाला। पुलिस यूनिफॉर्म का 300 करोड़ का घोटाला था, जैकफेड का 3000 करोड़ का घोटाला था, सीमेंट फेडरेशन का घोटाला था, बाल आश्रम का घोटाला था, सिलेंडर घोटाला था। मैं कितने घोटाले आपको गिनाऊं? तो इन तमाम चीज़ों पर काम करते हुए कई मरतबा ऐसा हुआ कि जान पर भी बनाई, बहुत रिस्क लिए हैं जीवन में। लेकिन अफसोस किस बात का हुआ कि जब आप इतनी अपनी जान को सांसत में डालकर इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, आज एक पटवारी को आपने रिश्वत लेते पकड़ना हो, आपको नानी याद आ जाएगी, क्योंकि वो खुद नहीं रिश्वत पकड़ेगा, उसने आगे एजेंट रखे हुए हैं। आप एजेंट को पकड़ेंगे, एजेंट से पटवारी, पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से तहसीलदार, कहाँ तक जाती है ये लाइन? लेकिन आपने फिर भी पकड़ा, और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो फिर बहाल हो जाता है। तो अफसोस होता था, दुख होता था। मैं आपको बताऊं, एक मुझे याद आ रहा है, स्टिंग ऑपरेशन हमने किया लेबर डिपार्टमेंट का। वो एक सी फार्म देते हैं, वो जो सी फार्म जिस आदमी के नाम पर हमने लिया, उसको मरे हुए 3 साल हो गए थे। कुड यू बिलीव? मतलब एक आदमी जो इस फानी दुनिया को 3 साल पहले अलविदा कह चुका है, उसके नाम पर सरकारी अफसर ने पैसे लेकर सर्टिफिकेट दे दिया। आप अंदाज़ा लगाइए किस माहौल में हम जी रहे हैं, क्या हालत है हमारे सिस्टम की। तो फिर जब मैंने देखा कि इतना करने के बाद 6 महीने बाद वो फिर दोबारा नौकरी में हाजिर है, तो मुझे लगा कि मैं कलम से वो नहीं कर पाऊँगा। यही एक कारण था कि आज मैं सियासत में हूँ। और इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर पैसे तो मेरे जैसे लोग कम ही कामयाब होते हैं सियासत में, लेकिन अगर कहीं मौका मिल गया तो ईमानदारी से भी सियासत होती है। अपना ईमान जो है उसको कायम रखते हुए लोगों के हितों के लिए भी आप सियासत कर सकते हो, ये हम साबित कर देंगे। जैसा अखबार ने भी इसी में किया, वो करके दिखाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें तो ऊपर वाले के हाथ में भी होती हैं। नाज़रीन, जगदीप जी ने बताया कि इनका लंबा अरसा, एक अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, आधी ज़िंदगी सहाफ़त में सर्फ की, और इन्होंने बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए
करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन इनका कहना है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद वही लोग फिर बहाल हो जाते थे और इन्होंने फिर ये मुनासिब समझा कि वो सियासत में आए और ऐसे जो अनासर हैं उनका कला कमा किया जाए। मज़ीद बात करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा जगदीप जी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, तो मज़ीद हम जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात हैं या पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हालात हैं सियासी एतबार से और तरक्की के एतबार से, उन पे हम बात करेंगे। जगदीप जी, जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए जी, लोग भी ये चाह रहे हैं कि एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जिएं, अपोजिशन भी चाह रही है कि यहाँ इलेक्शन हों, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? क्या इतनी बड़ी वजह है? देखिए, अब ये तो दुनिया जानती है, जग विदित बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी थी उसमें इतना बड़ा फ़र्क जो है वो अब दिख रहा है। मतलब मोदी साहब जब यहाँ, मुझे याद आए थे, एक ललकार रैली, बड़ी ऐतिहासिक रैली जो है हमें स्टेडियम में हुई थी, तो वहाँ बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था और लोगों को लगा जब उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो या बाकी के शेष भारत की हो, हालात ऐसे बन चुके हैं कि आम आदमी बहुत परेशान है, हलकान है। और इन तमाम जो 25 नमूनों को मैं कहूँगा जितवा कर लोगों ने भेजा था, उन्होंने जिस तरीके से अपना एक रवैया लोगों के प्रति रखा, सिर्फ अपना पेट भरा, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी आज कहीं नहीं है और वो जानते हैं, इस बात को बड़ी बारीकी से जानते हैं कि अगर आज चुनाव करवाए तो इनका मटिया मेट हो जाएगा, इनका दिखेगा कुछ नहीं। किसी भी तरह का चुनाव, पंचायत से लेकर मैं कहूँ, अब लोकसभा का तो ये रोक नहीं पाएंगे, बाकी के तमाम चुनाव जो हैं, वो निगम का चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव है, अब ये दरअसल 9 सालों से अगर उसको रोके हुए हैं तो बात बड़ी साफ़ है, पारे की मानित साफ़ है कि ये जानते हैं बाखूबी जिस दिन चुनाव करवाया उस दिन हमारी हार तय है। और यही कारण है कि चुनाव नहीं हो रहा इस प्रदेश में। अभी हाल जो कारगिल में हुआ आपने वो भी देख लिया, उसके बाद तो आप इनसे कतई मंशा इनकी नहीं मुझे दिखती, या आप इनसे कोई उम्मीद मत रखिए कि ये जल्दी चुनाव करवाएंगे। अब लोकसभा चुनाव के बाद जो बड़े स्तर पर सत्ता फेर बदल होगा, मरकज़ में एक सरकार बदलेगी, उसके बाद ही यहाँ चुनाव होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोकसभा के चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर? क्या भारतीय जनता पार्टी आगे फिर से अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी? देखिए, एक तो मैं चीज़ बड़ी साफ़ कहना चाहता हूँ, हमारे लोग, हमारी पार्टीज़, हमारे नेता अमूमन विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी महंगाई को लेकर, कभी बिजली पानी को लेकर, हम लोग करते हैं, और अलग-अलग मुद्दों पर। मुझे लगता है आज इस मुल्क में अगर कोई बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले ईवीएम के लिए होना चाहिए। अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत में भी है। ईवीएम एक हमें डर है, मैं मतलब आपको साफ बताऊं, एक वो डर है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी जमहूरियत में जो बुनियादी चीज़ है, जब उस पर ही सवाल खड़े हो जाएं, जब लग रहा है कि भाई इसमें हैकिंग हो सकती है, दुनिया भर के मैं बताऊं आपको आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने उसका डिमॉन्स्ट्रेशन तक दिया है। फिर हमने देखा भी है कई ऐसी ही जगहों पर चुनाव हुआ है जहां पर मतलब आप देखिए कि मैं उदाहरण के तौर पे गुजरात की बात कीजिए, आखिर के 1 घंटे में 16 लाख वोट पड़ा जो लग ही नहीं रहा था। इनके एमएलए की गाड़ी से ईवीएम पकड़ी जाती है, कितने हज़ार ईवीएम जो ख़राब बताते थे उनका अता पता ही नहीं वो कहाँ है। तो ये तमाम चीज़ें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं जो आपने लोकसभा चुनाव की बात पूछा। अदरवाइज़ इनका सुपड़ा साफ है, ये आप मानकर चलिए। आज पूरा देश जिस हिंदू को ये डरवा रहे थे, जिस हिंदू को ये एक तरह से बरगला रहे थे, आज वो भी जानता है कि इन्होंने किया क्या, असल में बेरोजगारी के लिए क्या किया, लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिए क्या किया, लोगों की आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, सब जानते हैं लोग। और हालत ये है कि अब इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा, ये एक्सपोज हो चुके हैं। कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मजहबी जो एतिहाद था उसको भड़का कर एक दूसरे के खिलाफत करवा के अपना उल्लू सीधा करने के नाम पर, तो अब वो नहीं चलेगा। तो ऐसे में इन्होंने किया कुछ नहीं है ग्राउंड लेवल पर, और घोटाले इतने हो चुके हैं, एजेंसीज़ का इतना वेजा इस्तेमाल हो चुका है, विपक्ष को इतना लताड़ा जा चुका है कि आज विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ ही इसलिए है
वो मोदी सरकार को उसका क्रेडिट जाता है। और आज विपक्ष ये जानता है कि अगर इस बार इस मर्तबा चुनाव में ये किसी हेर फेर से, किसी ऊंच नीच से, कथित ऊंच नीच से, जिसका कि अंदेशा सबको है, अगर ये जीते हैं तो इसके बाद इस देश में चुनाव होगा भी या नहीं ये भी कहना मुहाल है। तो मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में ये जनता जो है ये इनके अहंकार को, इनके अहम को, इनके गरूर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी और इंडिया गठबंधन के तहत एक बहुत बड़ी कामयाबी ये मुल्क दर्ज करेगा, इस मुल्क के लोग दर्ज करेंगे। जम्मू में अगर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन की अगर बात की जाए, आप किस तरह से देखते हैं? हमने काफ़ी लीडरों से ये सवाल पूछा है कि क्योंकि अपोजिशंस जो हैं वो ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं होने दे रही जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, हम भी डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन हो और लोगों की सरकार बने। मुझे ना इनके इस वाहियात रवैये पर हंसी आती है। आप एक बात बताइए, इस मुल्क का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब अध्यादेश लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। वो फैसला क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाई आप अपने घर बैठकर नहीं चुन लोगे, आपको विपक्षी नेता को रखना और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखना है। इनके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए, इन्होंने फटाफट अध्यादेश लाया और उसको बदल दिया। वो जो वर्मा साहब बिठाए थे ईडी के अंदर डायरेक्टर बनाकर, जो चेयरमैन जो भी थे वो, मतलब आला पद पर थे वो, वही सब ये कर रहे थे जातियाँ। तो भाई तीसरी बार आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और आपके पास कोई काबिल आदमी नहीं था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो कमिश्नर रहा था वो आदमी किसी बड़ी स्टेट का, किसी बड़ी देश की अच्छे शहर का, तो उसको, उसकी जानकारी को कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया, भुनाया। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए जब ये बात करते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। भैया अगर ये बात थी तो आपने क्यों लाया अध्यादेश? रहने देते ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी उसका हिस्सा, फिर 2-3 एक की बनस्पत तय होता कि कौन बनेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो तो आपने होने नहीं दिया। फिर आप, दुनिया जानती है परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आप सरकार चला रहे हो। आपने एक ऐसे आदमी को उठाकर यहाँ बिठा दिया जो अपना चुनाव नहीं जीत सका, हाँ जी, और ठगों से पैसे लेकर उसने चुनाव लड़ा है। फिर वो 13,000 करोड़ के गड़बड़ झाले में सीधे तौर पर शामिल है। उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला आज तक। क्या एलजी मनोज सिन्हा ने एक लफ्ज़ भी बोला आज तक? क्या उन्होंने, उनके मुखारबिन से एक भी शब्द निकला? और जिस आईएएस ऑफिसर मिस्टर परमार ने आरोप लगाया है 2 मरतबा, एक बार एलजी ने और एक बार इनके चीफ सेक्रेटरी ने, उनको भरी महफिल में जहाँ सारे सेक्रेटरीज बैठे थे, मतलब बड़ी बेइज्जत करके, उनकी बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं। ये आपका किरदार है और आप जवाब कोई नहीं दे रहे। और आपके जो चाटुकार पत्रकार हैं वो, उसकी पिछली कहानी जो है जी, उसने लाइट नहीं लगाई थी, उसने बल्ब नहीं लगाया था, वो जब डीसी था तो उसने ये नहीं किया था। अरे भैया उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और वो मौके का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उस महकमे का, सॉरी। तो जब इतना बड़ा आरोप एक आईएएस ऑफिसर लगा रहा है, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप फिर आप बात करते हैं जी हम तो बहुत बढ़िया तरीके से सरकार चला रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। यहीं से एक अहम सवाल निकलता है। सत्यपाल मलिक, उनके भी आए रोज़ वीडियोज़ हम देखते रहते हैं, वो भी बड़े आरोप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आयद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार शख्स रहे हैं यहाँ के। आप किस तरह से देखते हैं कि वो क्यों इनके अगेंस्ट हैं? या इनकी कोई सत्यपाल साहब की कोई आपसी उनका रंजिश है, उनके सियासी कैरियर ख़त्म करना चाहते हैं, या बीजेपी जो दावे कर रही है वो नहीं है? सत्यपाल मलिक अपने नाम को साबित करने वाले शख्स हैं, सच के साथ चलने वाले आदमी हैं। वो आदमी 4 प्रदेशों का गवर्नर रहा है। पहली बात, यहाँ तक मुझे पता है उन्होंने बेटी भी कोई गोद ली है। ज़मीन पर रहने वाला आदमी है वो। आप बताइए, इनको शर्म नहीं आती? 4 प्रदेशों का गवर्नर हो, उसके घर में एक सिक्योरिटी का आदमी नहीं है, किराए के मकान पे वो रहता है, क्या तवक्को होगी उसकी जी? फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब पुलवामा हुआ था वो तब क्यों नहीं बोला। वो चीख चीख कर कह रहे हैं वो शख्स कि भाई साहब मैंने उसी दिन 2 चैनल्स को भी स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद मुझे रोका गया, क्योंकि उस दिन मोदी साहब हमारे जो हैं वो काउबॉय स्टाइल में टोपी लगाकर वो कार्बेट पार्क में शूटिंग करवा रहे थे बेयर ग्रिल के साथ, तो उनके पास तो टाइम नहीं था। जब शाम को इनकी बात हुई तो उसने कहा, सत्यपाल तुम चुप रहो, ये मैं मलिक साहब का हवाले से बता रहा हूँ, सत्यपाल तुम चुप रहो। तो भाई उस आदमी ने तो पहले 2 जगह बोला, फिर आपने उसको जबरन चुप करा दिया। फिर इतना बड़ा आपने सियासी मफाद अपना हल किया जवानों की शहादत पर।
आप उन मंचों पर पहुंच गए जिनके पीछे शहीदों की फोटो लगी थी। मोदी साहब ने वोट मांगे उन शहीदों के नाम पर। और ये सच है, जानकार कहते हैं अगर पुलवामा जैसा इतना भयावह हादसा नहीं होता और सरकार को मौका नहीं मिलता अपनी हेकड़ी दिखाने का जो इन्होंने दिखाई, तो ये दोबारा सत्ता में नहीं आते। तो क्या इस तरीके से आप देश के नौजवानों को जो जवान बनकर इस देश के सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी जानों से खेल के आप सियासत करोगे? क्यों आपने सैनिटाइज नहीं किए वो 10 रास्ते? क्यों आपने उन जवानों को जहाज नहीं दिए? और फिर आप उस मौके के गवर्नर को कहते, इतना बड़ा आरोप जब लगे मुल्क के प्रधानमंत्री पर और उनके मुंह से एक लफ्ज ना निकले, तो क्या मतलब है इसका? तो सत्यपाल मलिक, मैं कहूँगा जो आपने सवाल पूछा, वो शख्स हैं जिन्होंने ये फार्मूला दिया कि एक के बदले एक। बीजेपी का एक आदमी खड़ा हो, सारा विपक्ष एक आदमी खड़ा करे, जैसे बीपी सिंह साहब के टाइम पे हुआ था। इनको नानी याद आ जाएगी और जड़ से उखाड़ के फेंक देगी यहाँ की जनता इन लोगों को। ये फार्मूला भी सत्यपाल मलिक साहब ने दिया है और मुझे लगता है कि वो एक बड़े ईमानदार, बड़े जहीन और मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, बिना किसी अपने जाति मफाद के काम करने वाले आदमी हैं, जो आज भी किराए के घर पे रहते हैं। तो ऐसे शख्स के ऊपर टीका टिप्पणी करके अपना बचाव करना, अपने आप को एक तरफ रख के अपनी सफाई देना, वो शर्मनाक है। मुझे लगता है कि इस पर जवाब तो ये दे नहीं पाए, जांच ये कर नहीं पाए, लेकिन अब इस मुल्क की जनता को अच्छी तरह पता है कि कैसे इन्होंने जवानों की शहादत पर अपनी सियासी रोटियां सेकी। आप करप्शन की बात कर रहे थे, तो करप्शन की जो जांच है ये लाजमी है, ये होनी चाहिए। अगर एक तरफ आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, फिर अपोजिशन लीडरान पे ही रेड क्यों? जम्मू के हवाले से मैं बात करूंगा, चौधरी लाल सिंह के हवाले से मैं बात करूंगा, पूछताछ होनी चाहिए। क्या जो हकूक़ होते हैं उस दौरान उनको पायमाल करना ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी ये बात बड़ी बार कही है और आज भी कहूँगा। पहली तो बात ये कि कांग्रेस कभी भी किसी भी ऐसे मामले में जहाँ भ्रष्टाचार सिद्ध होता हो, साबित होता हो, वहाँ सपोर्ट पे नहीं आएगी। ये सच है, क्योंकि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी ना केवल पार्टी हैं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़े होने वाली पार्टी हैं। लेकिन आप किसी के बुनियादी और जाती हकों को कुचल दो। मसलन आप अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं तो क्या उसका इतना भी हक नहीं कि आप उसको पानी पीने के लिए मैसर करवाएं, मुहैया करवाएं? खाना अगर वो उसको नहीं, वो बीमार है, उसको कोई दिक्कत है, तो ये तो एक बड़ी, मैं समझता हूँ इंसानियत के हवाले से भी एक बड़ी नॉर्मल बातें हैं। इस पर तो सवाल होना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप किसी को परेशान करेंगे और ख़ास तौर पर आप विपक्ष पर ही निशाना साधेंगे, मैं ऐसे कितने आपको नाम गिनाऊँ? अभी हाल आप बात कर रहे थे बीजेपी के लीडर्स की, आपको याद होगा, मुझे याद है उमर अब्दुल्ला ने एक बार तंज कसा था, कटाक्ष लिया था, चुटकी ली थी, समझ रहे हैं आप? मैं चुटकी बता रहा हूँ, व्यंग किया था। तो ये बाली भगत हुआ करता था उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर। तो देखो इन लोगों की हालत क्या थी। इन्होंने तो एक तरह की पोस्टर वार शुरू कर दी थी। जितने सरकारी महकमों के अफसर थे सबकी ड्यूटी लगा दी, बड़े बड़े पोस्टर इन्होंने चिपका दिए इस प्रदेश के कोने कोने में। तो एक पोस्टर लगा था जो किसी गर्भवती महिला को लेकर था। तो उस बेचारी गर्भवती महिला की इतनी सी फ़ोटो थी और मिनिस्टर कंसर्न्ड जो बाली भगत था उसकी बहुत बड़ी फ़ोटो थी। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मुझे शक होता है कि गर्भवती कौन है असल में। तो इन पे बड़ी मिर्ची लगी थी इनको। लेकिन सच्चाई यही है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन पर काम नहीं किया। ये दीवारों पर दिखे, अखबारों में दिखे, पोस्टरों में दिखे। तो यही वजूहात हैं कि आज ये विपक्ष को दबाने का, विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाकर, खामखा लोगों को हलकान करके, क्योंकि इनके अपने लोग तो निकम्मे थे, उन्होंने काम नहीं किया। तो अब अगर जाना है, लोगों को मुंह दिखाना है, तो कैसे दिखाएं? तो ये सारा उसी की वजह से हो रहा है, जो मैं समझता हूँ। एक बड़ी और अहम चीज़, डे ऑफ एक्सेशन जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तो हम लोग मौजूद थे वहाँ, उनके प्रोग्राम को कैप्चर कर रहे थे। लेकिन वहाँ मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडरों ने स्पीच की, इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ये अंग्रेज़ों के एजेंट थे। किस तरह से देखते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए नेहरू साहब का नाम लेते हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही नेहरू थे जिन्होंने वाजपेयी साहब को यूएन भेजा। ये वही नेहरू थे जब उनको एक तरह का सशक्त जनादेश मिला पूरे देश के अंदर, और जब बारी आई कैबिनेट बनाने की तो उन्होंने इतना बड़ा जनादेश होने के बावजूद भी
भारतीय जनता पार्टी जो तत्कालीन उस वक्त की थी, उस वक्त का जो संघ था, उनके लोगों को लिया। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये लोग सियासत करते हैं, उनको अगर किसी ने सत्ता में आने का मौका दिया तो वो पंडित नेहरू थे। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करते हुए। और रही बात, मैंने पहले कहा आपको, यही इनकी सियासत है, इससे ज़्यादा ये कर नहीं सकते। आज आप कहते हो कि हमने धारा 370 तोड़ दी, क्या भला किया आपने जम्मू कश्मीर का, बताओ। क्या कहोगे आप उन लोगों को जिनको तब आप कहते थे कि थाली बजाओ? अब बजाओ ना थाली। क्या दिया आपने उन लोगों को? रोजगार आप बाहर के लोगों को दे रहे हो, ठेके आप बाहर के लोगों को दे रहे हो, नौकरियां जितनी आपने अभी क्रिएट की या आगे होंगी सब बाहर को दोगे। 20 लाख लोगों को मकान आप दे रहे हो, क्या गारंटी है उसमें कितनों को आप यहाँ के लिए दे रहे हो? अभी ये पिछले दिनों खबर थी कि 20 लाख के करीब नए डोमिसाइल बने हैं। किसकी जवाबदेही है ये? ठीक है, ये मुल्क सबका है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्या पहला हक यहाँ के लोगों का नहीं? और फिर आपने कौन सा किसी बाहर के गरीब को दे दिया? जितने पैसे वाले वो बड़े बिजनेस टाइकून थे, सबको आपने यहाँ ठेके दे दिए, सबको आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में लाया कि आओ और लूटो। फिर आप बातें करते हो जम्मू कश्मीर के हक की। तो ये दोगले चेहरे वाले लोग हैं। इन्होंने सिवाय लोगों के नुकसान के, लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नुकसान के, मैं नहीं समझता और कुछ किया है। और लोग अब जानते हैं। आप देखिए, यही तो वजह है ये चुनाव नहीं करवाते। और अब जब भी चुनाव होगा, इनकी वो हालत होगी, इतिहास बनकर रह जाएंगे ये लोग। इन्होंने तो पहले भी कहा था कि जो बॉर्डर पे लोग हैं, जो आज भी सफ़र हो रहे हैं, ये 2 दिन पहले भी फायरिंग हुई है, परेशानियां आती हैं लोगों को, उनको जगह या मकान मैसर करने में नाकाम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाहर के लोगों को मकानात देने के बजाय जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पर लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अपना माश रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके लिए सोचना चाहिए? देखिए जी, इनके लिए इन्होंने कुछ किया होता तो ये नौबत नहीं आती, बाहर के लोगों को लाना नहीं पड़ता। उनके लिए, हमारे लोगों के लिए किया कुछ नहीं है, ये तो सच बात है। वो फिर चाहे किसान है, दिहाड़ीदार है, छोटा दुकानदार है, बॉर्डर पर रहने वाला आदमी है। अब जिन बॉर्डर के लोगों की आप बात कर रहे हो, उन्होंने निहत्थे दुश्मन की अकारण गोलाबारी को फेस किया है। और हमारे मुल्क के फ़ौज के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जान माल की बहुत बड़े दर्जे का नुकसान उन्होंने झेला है। आपने एवज़ में क्या दिया? आपने तो 5-5 मरले के प्लाटों का जिक्र किया था। कहाँ है वो प्लाट? वो आप उनको नहीं दे रहे। आप जो दे रहे हो उसके ऊपर आप बात भी नहीं कर रहे, आप बता भी नहीं रहे कि भैया आप जिनको 20 लाख लोगों का नाम ले रहे हो उनकी लिस्ट जारी करो ना, बताओ तो सही कौन है वो लोग। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जनाब, इनके हाथी के दांत जो है वो दिखाने के ओर होते हैं और खाने के ओर होते हैं। पर अब ये पब्लिक है, सब जानती है। यानी आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल पार्टी जो हैं वो मिल के चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगी? निश्चित तौर पर यही हमने किया कारगिल में। और जब ये होगा उसमें कांग्रेस की एक बड़ी अहम भूमिका होगी, मुख्य घटक दल कांग्रेस ही होगा, ये भी तय है। और जहाँ तक मुझे लगता है, आज तमाम तरह की सियासी तंजीमें एक मंच पर आ चुकी हैं। इसी वजह से तो इनको तकलीफ़ है, यही तो कारण है जिस वजह से ये परेशान होते हैं। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है, आने वाले वक्त में इन राष्ट्रवादिता के नाम पर लोगों को झूठ परोसने वाले लोगों का लोगों ने हल निकाल लिया है। लोग जानते हैं कि ऐसे नेताओं को, ऐसी सियासी तंजीम को जो लोगों के मसले मसाइलों को तो हल ना करे, उल्टा उनके लिए और सिरदर्दियाँ खड़ी कर दे, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर, कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी टोल प्लाजास के नाम पर। तो अब ये लोग जवाब देना जानते हैं और आप बहुत जल्द देखेंगे जो मुफीद और सटीक जवाब लोग अब इनको देंगे, उससे इनके होश फाख्ता हो जाएंगे। और ये एक, मैं फिर कहूँगा, इतिहास बनकर रह जाएंगे। सिंह साहब, आखिरी सवाल मेरा, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर तरुण चुग जी ने ये बयान दिया था कि असल में आज़ादी जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद मिली है। तरुण चुग, पहले तो मैं आपको बता दूं, अमृतसर का ये रहने वाला तरुण चुग जो बीजेपी का नेता है बड़ा, इसने मुझे लगता है एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीता आज तक। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग। इससे कोई पूछे कि तुम किसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हो, सबसे पहले सेवियर ऑफ कश्मीर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की शहादत पर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो, नेहरू साहब के उस फैसले पर, जब कबायली यहाँ उड़ी क्रॉस करके आगे तक निकल आए थे और शाम की चाय उनकी लाल चौक में बैठकर पीने की मंशा थी। ये तो भारतीय फौजी बूट उतरा कश्मीर की धरती पर,
फिर उनको खदेड़ा गया पीछे, उन कबायलियों को। तो आज आप बात करते हो कि आपने आज़ादी दिलवाई, वो भी धारा 370 को तोड़कर। अब मैं तो कहता हूँ वो इन्हीं का एक उद्घोष है जिसको मैं कहता हूँ कि जय हो विश्व गुरु, आपकी जय हो, सलाम है आपको, आपकी बुद्धिमत्ता को। आप क्या कह रहे हो लोगों को, क्या बता रहे हो आप? मतलब आप ये बता रहे हो कि 2019 से पहले हमें आज़ादी मिली नहीं। मतलब आप इस तरीके से लोगों को बरगलाओगे? आज ये लोग जानते हैं जनाब, आज लोगों को पता चल चुका है कितने ऐसे महकमे हैं जिनमें बाहर के लोगों के फार्म यहाँ पे लग रहे हैं, कितने ऐसे ठेके हैं जिनमें बाहर के लोग यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। अभी हाल एम्स में जहाँ बड़ी कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही है, जितना काम है, जितने ऑफिसर्स हैं सब बाहर के, हमारे कितने लोग लगाए आप बताइए। फिर आप कभी इन पे प्रॉपर्टी टैक्स ठोक रहे हो, कभी आप टोल प्लाजा से पूरा जम्मू कश्मीर आपने पाट कर रख दिया, और फिर आप हमें बताते हो आज़ादी की बातें। तो शेम ऑन दीज पीपल, मैं तो कहूँगा। और रही बात, अब हमें ज़्यादा इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए लोगों को बहुत गुस्सा है, और ये दे कैन फील दैट हीट, एंड दिस इज़ व्हाट द रैशनल इज व्हाई दे आर जस्ट इवेडिंग एंड अवॉइडिंग इलेक्शंस। और आप देखिएगा बहुत जल्द जब भी इलेक्शन होगी, इनको ऐसा जवाब मिलेगा। ये जितने आप नाम ले रहे हो, तरुण चुग और फलाना चुग, ये सब आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, क्योंकि अफसोस होता है इन लोगों की जब बात होती है, दुख होता है। इतने बड़े पद पर बैठे हो, इतनी सियासी पार्टी के, बड़ी सियासी पार्टी खुद को कहने वाला, और आपको सलीका भी नहीं बात करने का। आप हमारे लोगों ने जिन्होंने शहादतें दे के जम्मू कश्मीर को बचाया, उनकी शहादतों पर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। ये मैं समझता हूँ बड़ी शर्मनाक बात है, और अब लोग जानते हैं, जनता जानती है, तो ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। और आप देखेंगे बहुत जल्द बहुत बड़ी तब्दीली, लोकतांत्रिक तब्दीली जो वो दिखेगी। पीर पंचाल स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, आपके दर्शकों का। नाज़रीन, पूरी कन्वर्सेशन आपने देखी, आपने सुना। सियासी पहलू पे, समाजी पहलू पे हमने बात की। कांग्रेस के सीनियर नेता थे हमारे साथ। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आया जम्मू कश्मीर कब आज़ाद हुआ, और जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की ज़रूरत है, किस नेता की ज़रूरत है जो आवाम के मसाइल को हल कहे। और करप्शन की अगर मैं बात करूँ, करप्शन की और अनएम्प्लॉयमेंट का सद्देबाब हो। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपको यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा पीर पंचाल स्पीक्स को, और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। मुझे इजाज़त दीजिए इस शर्त के साथ, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।